संस्कार। घड़ी 2 बजे का वक्त बता रही थी। लकवे ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि बिना सहारे के उठकर बाथरूम जाना भी दूर भर था। रमा भी तो जीवन की नैया बीच में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रमा को याद कर सत्यनारायण परेशान हो उठे। कितना ख्याल रखती थी। रमा उनके आज साथ होती तो मदद के लिए इतना सोचना न पड़ता। सत्यनारायण यादों का गोता लगा पुनः यथार्थ में लौट आए। और यथार्थ ये था कि वे पिछले 4 साल से लकवे के कारण चलते चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने देखा उनका एकमात्र सहारा उनका वॉकर उनकी पहुंच से इतना दूर है कि उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। बेड से उतर उन्होंने हवाई चप्पल पहनने की कोशिश की। 5 मिनट की जल्लोजहद में वे उस काम में विजयी हुए तो सरकते हुए वॉकर तक पहुंचे। वॉशरूम उनके कमरे से नजदीकी है, लेकिन कमरे से अटैच न होने के कारण वे वॉकर से चलकर दरवाजे तक आए। दरवाजा खोल जो ही वॉशरूम की ओर बढ़े, उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े। गिरने की आवाज सुन बराबर के कमरे में सोया एकलौता बेटा उठकर बाहर आया। उसकी पत्नी भी हड़बड़ाहट में उठकर बाहर आ गई। बाबूजी, आपको कितने बार कहा है कि अकेले वॉशरूम न जाया कीजिए। आप खुद को संभाल नहीं पाते, फिर क्यों? सहारा देकर उठाते हुए बेटे ने पिता से शिकायत की। दिव्यम, तुम देर रात तक ऑफिस से लौटते हो, फिर खाना खाते हुए तुम्हें रोज 11 बज जाते हैं। तुम्हें जगाकर मैं और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था। नम आंखों से सत्यनारायण ने जवाब दिया। बाबूजी, याद है मुझे, जब बीटेक की तैयारी के समय आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए जागते थे कि मुझे पढ़ते हुए बीच में भूख न लगे। इतनी नींद खराब कर आप मेरे लिए कॉफी का मग तैयार कर किचन से लाते थे। माँ जब दिन भर के कामों से थक जाती थी, तब आप रात में मेरे लिए माँ बन जाते थे। आपको सुबह उठकर ड्यूटी भी जाना होता था। कुछ भी तो नहीं बोला मैं? सत्यनारायण कुछ देर मौन हो गए। सहारा देकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बेटे ने कहा, बाबूजी, आपको कोई तकलीफ न हो इसीलिए मैंने वॉकर वीमेन की बजाय घरेलू संस्कारी लड़की से शादी की। आपकी बहू आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती, फिर क्यों आप खुद को कष्ट देते हैं? बस बेटा, और कितना कष्ट दूं तुम दोनों को? मैं अभागा खुद तो कष्ट भोग रहा हूँ, तुम्हें और दिन रात तंग करता रहूं? बेटा पिता को मदद करा उनके कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से बहू की आवाज आई, पिताजी, आपके बेड के ठीक ऊपर ही घंटी लगी है। आज सुबह ही मैंने उसकी बैटरी बदल दी थी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, बस एक बार बटन दबा दिया कीजिए, मैं या फिर ये आपके कमरे में आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, आप क्यों उस घंटी का बटन भूल जाते हैं? बेटे ने सवाल किया। सत्यनारायण के होठ बुदबुदाए, मानो रमा को यह कह रहे हो, रमा, तुम कितनी डरती थी कि अगर मैं आपसे पहले चली गई तो आप बाकी जीवन सब कुछ कैसे कर पाओगे? देखो, तुम्हारे बेटे बहू कितना ख्याल रखते हैं मेरा। उनकी आंखों से 2 आंसू उनके गालों पर ढलक गए। बेटा बहू दोनों ही नहीं समझ पाए कि ये आंसू खुशी के थे या दुख के। रात फिर से गहराने लगी थी। सत्यनारायण को बिस्तर पर लेटा दिया गया। बेटे ने उनके पैर पर धीरे से कंबल डाल दिया और बहू ने उनके सिरहाने एक गुनगुने दूध का गिलास रख दिया। पिताजी, दूध ठंडा होने से पहले पी लीजिएगा, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। सत्यनारायण का ध्यान उन दिनों की ओर चला गया जब हर शाम उनके घर में बच्चों की चहल पहल, रमा की हंसी और टीवी पर चलती कोई पुरानी फिल्म सब मिलकर घर को एक जीवंत जगह बना देते थे। अब भी घर है, लोग है, सुविधा है, लेकिन रमा नहीं है। रमा, तुम्हारे जाने के बाद घर जैसे घर नहीं रहा, उन्होंने धीमे से कहा। वो घंटी जिसकी बैटरी सुबह ही बदल दी गई थी, वह उन्हें
देख रही थी, जैसे कोई मौन सहारा। उन्होंने एक बार उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गए, कहीं आदत न बन जाए इस डर से। लेकिन आज कुछ अलग था। उन्हें बेटे की बातों ने भीतर तक छू लिया था। बहू की सेवा, बेटे की जिम्मेदारी, ये सब यूं ही नहीं था। ये उनके अपने बोए हुए बीजों का ही तो फल था। अचानक उन्होंने बगल में रखी एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें वे रमा के जाने के बाद भावनाएं लिखा करते थे। पहली बार बहुत समय बाद उन्होंने उसमें एक पंक्ति और जोड़ी, रमा, तुम्हारे बाद भी जीवन थमा नहीं है, रुक रुक कर ही सही, लेकिन बह रहा है। और अब लगता है तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे तुम्हारे जैसा सहारा भेज दिया है। उन्होंने आंखें बंद की। सिरहाने की ओर मुड़ते हुए उन्होंने घंटी का बटन पहली बार दबा दिया, न मदद के लिए बल्कि यह जताने के लिए कि अब वे अकेले नहीं है। थोड़ी ही देर में बहू दरवाजे पर थी। पिताजी, कुछ चाहिए? सत्यनारायण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटा, बस यूं ही। अब याद रहेगा ये बटन। उस रात नींद पहली बार गहरी आई, एक शांति, एक स्वीकार, एक भरोसे के साथ। कुछ दिन और बीते। सत्यनारायण अब घंटी का बटन समय पर दबाने लगे थे, कभी चाय के लिए, कभी बहू की हंसी सुनने के लिए, तो कभी बेटे के साथ दो बातें करने के लिए। उनके कमरे में अब अक्सर धीमी धीमी भजन की धुन बजती रहती और खिड़की के बाहर बैठी चिड़िया से वे हर सुबह बात किया करते। एक सुबह सूरज की हल्की किरणों ने जब कमरे को छुआ, बहू ने देखा घंटी एक बार फिर बजी थी। वह मुस्कुराती हुई अंदर आई। सत्यनारायण शांत थे, जैसे नींद में हो। चेहरे पर वही शांति जो रमा के साथ ही यादों में उतरती थी। हाथों में उनकी डायरी खुली थी, आखिरी पंक्ति अभी भी ताजा थी। अब रमा की बाहों का समय आ गया है। मेरा मन शांत है, मेरा जीवन पूर्ण। उन्होंने आखिरी बार घंटी का बटन दबा दिया था, जैसे दुनिया से नहीं, अपनों से आखिरी बार धन्यवाद कहने के लिए।